आप जानते हैं कि ब्लैक होल्स स्पेस में वैसे प्लेसेस होते हैं जहां ग्रेविटी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि खुद लाइट भी वहां से वापस नहीं आ पाती, इसलिए ये हमें दिखाई भी नहीं देते। पर क्या आपको पता है कि ये बनते कैसे हैं? आपने अक्सर केवल यही सुना होगा कि ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब विशाल तारों का मैटर एक छोटे से जगह में कंप्रेस हो जाता है। ऐसा अक्सर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद होता है, जब कोई विशाल तारा खत्म होने के कगार पर होता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु से ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है, यहां तक कि आपसे भी। जी हाँ, सही सुना आपने। हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ मास होता है। अगर इस मास को हम उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से बने स्फीयर के अंदर कंप्रेस कर दें तो वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल बन जाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस है क्या? तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है। आप जानते होंगे कि सर्कल या स्फीयर के सेंटर से इसके बाउंड्री तक की दूरी समान होती है, जिसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस भी एक ऐसा ही रेडियस है, पर साधारण रेडियस और इसमें अंतर ये है कि इससे बनने वाले स्फीयर में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को कंप्रेस कर दें तो वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल बन जाएगा। हर ऑब्जेक्ट का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस अलग अलग होता है, जिसे आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m ऑब्जेक्ट का मास है तथा c लाइट की स्पीड है। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, हमारे सूर्य का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस लगभग 3 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सूर्य को दबा दबा कर एक ऐसे स्फीयर के अंदर सीमित कर दें जिसका रेडियस केवल 3 किलोमीटर हो तो ये एक ब्लैक होल बन जाएगा। इसी तरह पृथ्वी को एक ब्लैक होल बनाने के लिए हमें इसे लगभग 9 मिलीमीटर के रेडियस वाले स्फीयर में सीमित करना होगा। पर हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम ऐसा कर पाएं। पर बड़े तारे जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं, उनका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस भी ज्यादा बड़ा होता है। साइंटिफिक एविडेंस हमें बताते हैं कि सभी बड़े गैलेक्सीज के सेंटर में ऐसा एक ब्लैक होल जरूर मौजूद होता है। कई लोगों ने हमसे ये पूछा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच जो ब्राइट लाइट नजर आती है वो क्या है। जवाब ये है कि मिल्की वे गैलेक्सी की जो भी तस्वीरें आप देखते हैं वो असली नहीं होती। ज्यादातर केसेस में वो केवल आर्टिस्टिक इंप्रेशन होता है। सच्चाई ये है कि गैलेक्टिक डस्ट के कारण हम इसके अपने गैलेक्सी के सेंटर में देख ही नहीं पाते। इसे हम इंफ्रारेड वेवलेंथ में बेहतर तरीके से देख सकते हैं। हबल द्वारा मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से आ रहे इंफ्रारेड रेज का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला कि हमारे गैलेक्टिक सेंटर में काफी मात्रा में तारे और डस्ट मौजूद हैं। शायद इसलिए आर्टिस्ट मिल्की वे के सेंटर में एक ब्राइट लाइट को दर्शाते हैं। हमारे गैलेक्टिक सेंटर में ब्राइट लाइट को दर्शाने का एक और कारण क्वासर भी हो सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है सजिटेरियस ए। इसका मास लगभग 40 सूर्य के मास के बराबर है, जबकि ये मास मात्र इतने बड़े स्फीयर में ही सीमित है जिसका डायमीटर करीब सूर्य के आकार का होगा। इसी ब्लैक होल की मौजूदगी के कारण वहां क्वासर मौजूद है जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, पर इसकी चमक अब काफी धूमिल हो चुकी है। इसलिए क्वासर के बेस पर हमारे गैलेक्टिक सेंटर में चमकदार लाइट को दर्शाना गलत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वासर क्या होता है, और अगर ये ब्लैक होल के नजदीक मौजूद होता है तो ये चमक कैसे सकता है, क्योंकि हम सबको तो ये मालूम है कि ब्लैक होल में ग्रेविटी का अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि खुद लाइट भी इससे वापस नहीं आ पाती। चलिए समझते हैं क्वासर को और जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है। करंट थ्योरीज प्रेडिक्ट करते हैं कि ब्लैक होल के द्वारा निगले गए सारे मैटर इसके सेंटर में जाकर एक मैथमेटिकली इनफिनाइटेसिमल पॉइंट में स्क्वीज हो जाते हैं, जिसे हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। पर हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये सिंगुलैरिटी काम कैसे करता है। चूंकि सिंगुलैरिटी का मास काफी ज्यादा होता है पर साइज काफी छोटा, इसके व्यवहार को समझने के लिए हमें थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को क्वांटम फिजिक्स से कंबाइन करने की जरूरत है। इस यूनिफाइंग थ्योरी पर पहले से ही काम चल रहा है तथा इसे क्वांटम ग्रेविटी का नाम दिया गया है। फिलहाल अभी तक हमारे पास कोई भी वर्किंग क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी नहीं है। वर्म होल्स आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के मिस्टीरियस सॉल्यूशंस हैं। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते तो वर्म होल के ऊपर बनाया गया हमारा वीडियो देख सकते हैं। संक्षेप में कहूं तो ये स्पेस टाइम के दो भागों को शॉर्टकट के जरिए जोड़ता है।
जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम ब्रह्मांड में काफी दूर मौजूद किसी दूर के ग्रह पर लाइट से भी पहले पहुंच सकते हैं। पर वर्म होल्स अभी तक केवल थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं। असल में किसी भी तरह के वर्म होल को अभी तक देखा नहीं गया है। पर अगर बात करें ब्लैक होल की, तो हम जानते हैं कि ये निश्चित रूप से एग्जिस्ट भी करते हैं और शायद ये एक वर्म होल की तरह काम भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई तारा स्पेस में किसी खास पॉइंट का चक्कर लगा रहा हो और वहां हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई न दे रहा हो, तो इस बात के काफी चांसेस होते हैं कि वो तारा किसी ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा हो। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो जब एक तारा ब्लैक होल के नजदीक में चक्कर लगाता है तो वहां हाई एनर्जी लाइट प्रोड्यूस होता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से हम इस खास तरह के लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वहां निश्चित रूप से एक ब्लैक होल मौजूद है। तीसरे तरीके की बात करें तो कई बार ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा अधिक होती है कि वो अपना चक्कर लगा रहे नजदीकी तारे के बाहरी गैसेस को अपनी ओर एक डिस्क के आकार में खींचने लगते हैं। इस डिस्क को हम एक्सेलरेशन डिस्क कहते हैं। जब ये गैसेस एक्सेलरेशन डिस्क से ब्लैक होल में जाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण काफी हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे चारों तरफ एक्सरेज का एमिशन होता है। हमारे टेलीस्कोप्स इन एक्सरेज को कैप्चर कर इनका अध्ययन करते हैं। ब्लैक होल्स एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे अगर हमने सुलझा लिया तो हम इस ब्रह्मांड तथा ग्रेविटी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।